आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योग अभ्यास में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे 5 आसन की जिसे हम आसानी से बैठकर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इन आसनों को करने से क्या-क्या फायदे होते हैं और ये आसन किन-किन लोगों को नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसे आसन हैं जिन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के योगासन। तो सबसे पहला आसन जो आता है वो आता है भद्रकोणासन। भद्रकोणासन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरह से मैट पर सुखासन में बैठ जाना है और फिर अपने दोनों पैरों की फीट को आपको इस तरह से आपस में मिला देना है। पैरों को इस तरह से मिलाने के बाद आपको अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए अपनी फीट के नीचे इस तरह से लेकर जाना है और फिर इसको अपने पीछे की तरफ यानी अपनी ओर इसको इस तरह से लेकर आएंगे। तो ये काम करता है हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, क्योंकि क्या होता है कि जिसकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है तो वो अंदर की तरफ अपने पैरों को ले सकते हैं। नहीं तो आपको जहाँ तक आप अपने पैरों को ला सकते हैं, आपको वहाँ तक अपने पैरों को लेकर आना है और वहाँ पर आपको कुछ देर तक बने रहना है। कोशिश करनी है कि इसको ज़्यादा अपने पैरों को अंदर की तरफ लेकर आएँगे। इससे क्या होता है कि इसके हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ ही साथ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और अपनी कमर को अंदर की तरफ अगर आप लेकर जाएँगे, उससे क्या होगा कि हमारी जो ये थाइज़ मसल्स होती हैं, ये रिलैक्स हो जाती है, जिससे कि हमें इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो आपको इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, चेस्ट को सामने की तरफ, फेस को बिल्कुल सामने की तरफ रखना है और फेस को रिलैक्स करते हुए आपको अपनी आँखों को बंद कर लेना है और फिर आपको इस पोस्चर में बने रहना है। तो इस आसन को करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर नहीं रहते हैं, तो उनके लिए ये आसन बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ये हमारे होने वाले यूट्रस की परेशानी में भी काफ़ी आराम देता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे इरेगुलर पीरियड्स को भी सही करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही साथ पीरियड्स में होने वाले पेन के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। इसके साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो इसका अभ्यास कर सकते हैं, वो अपने किसी भी ट्राइमेस्टर में इसका अभ्यास कर सकती हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से आपको बैठ जाना है। आप चाहें तो अपने एक हाथ को फ्री छोड़कर अपने पैरों को धीरे-धीरे आप इस तरह से प्रेस कर सकती हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, फेस को बिल्कुल सामने की तरफ और आँखें बंद करते हुए आपको यहाँ पर कुछ देर इस तरह से इस आसन में बने रहना है। आप कम से कम इस आसन का अभ्यास 5 सेकंड तक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस आसन में 15 से 20 सेकंड तक बने रह सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इस आसन में ज़्यादा देर तक भी बैठ सकते हैं। अगर भद्रकोण आसन की बात करें कि इस आसन को किन लोगों को नहीं करना चाहिए, तो जिनको नी से यानी कि घुटनों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को किसी तरह की कोई इंजरी हुई है या हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, तो उनको कम से कम 3 से 4 महीने तक इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। और अगर वो आसन का अभ्यास करते हैं, तो उन्हें अपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। और ऐसे ही सेम प्रॉब्लम अगर किसी को हिप से है, यानी कि किसी तरह की इंजरी है, किसी तरह की कोई सर्जरी है, तो उन्हें इस आसन को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो इसके बाद दूसरा आसन आता है हमारा दंडासन। दंडासन के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से आपको अपने पैरों को सीधा करते हुए आपको सीधे बैठ जाना है। और दंडासन में बैठने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी आपकी जो हील्स है, आपकी जो नीज़ है और आपकी जो हिप्स हैं, वो बिल्कुल फ्लोर से टच होने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने पैरों की उँगलियों को यानी अपने टोज़ को आपको ऊपर की तरफ इस तरह से खींचना है और आपको फ़ील करना है कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है, इसमें अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। तो इस तरह से दंडासन में बैठने के बाद आपको क्या करना है, कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा करना है और फिर अपने हाथों की उँगलियों से आपको अपने पैरों के अंगूठों को इस तरह से पकड़ लेना है। इस तरह से पकड़ने के बाद आपको क्या करना है कि सीधा अपनी कमर को सीधा करते हुए आपको क्या करना है, धीरे-धीरे साँस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ झुक जाना है। बिल्कुल धीरे-धीरे आपको आगे की तरफ जाना है और आपको इस तरह से नीचे की तरफ आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर बने रहना है और फिर यहीं से धीरे-धीरे साँस भरते हुए आपको ऊपर की तरफ इस तरह से आना है। इस तरह से जब हम दंडासन में जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं, जो हमारी बैक मसल्स होती है, उसमें बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, जो कि कमर की जो रीढ़ की हड्डी है उसके लिए
हमारे जो पीरियड्स में जो पेन होता है उसके लिए, साथ ही साथ जिनको स्ट्रेस रहता है और जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनके लिए ये योगासन सबसे बेहतर है। इसके साथ ही साथ किन लोगों को ये योगासन नहीं करना चाहिए, जिनको साइटिका का प्रॉब्लम है या फिर जिसको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको भी इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आसन आता है जानु शीर्षासन। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है या किसी को डायरिया है और इसके साथ ही साथ इंजरी, अगर घुटनों पे किसी प्रकार की इंजरी है तो आपको इस आसन को अवॉइड करना है। जानु शीर्षासन एक ऐसा आसन है जो कि हमारे डाइजेशन यानी कि हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो इसे हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए इस आसन को करना काफ़ी बेहतर माना गया है। इसके साथ ही साथ ये हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको अच्छी मजबूती देता है। इसके साथ-साथ अगर किसी को पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ हाई बीपी वालों के लिए भी ये आसन सबसे बेहतर माना गया है। तो इसके अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, आपको इस तरह से दंडासन में बैठ जाना है और फिर आपको क्या करना है कि आपको एक पैर को इस तरह से बेंड करते हुए आपको अपनी फीट को अपनी थाइस के पास आपको इस तरह से लगा देना है और दूसरे पैर को अच्छे से एक्टिव करते हुए अपने टोस को अपनी ओर आपको इस तरह से खींच लेना है और अपनी कमर और अपनी गर्दन को सीधा करते हुए आपको अपने दोनों हाथों से अपने आगे के पैर को इस तरह से पकड़ लेना है। कोशिश करनी है कि आपको अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है और सामने की तरफ आपको इस तरह से बने रहना है। पहले दिन आप इसका अभ्यास सिर्फ इतना ही कीजिए। इसके साथ ही साथ आप अगर आप इसको कर सकते हैं तो आपको क्या करना है कि इस तरह से अपने पैरों को अच्छे से पकड़ते हुए आपको साँस भरते हुए और साँस छोड़ते हुए आपको धीरे से आगे की तरफ इस तरह से चले जाना है और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड के लिए बने रहना है और धीरे-धीरे साँस भरते हुए आपको धीरे से ऊपर की तरफ आ जाना है और ध्यान रखना है कि हमारी कमर को हमें बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरह से आपको इस आसन में वापस आ जाना है। इसी तरह से आपको इसे दूसरे पैर से भी करना है और इसका अभ्यास आपको 5 बार ज़रूर करना है और हर बार आपको 5 से 7 बार एक बार में आपको रुके रहना है। अगला आसन आता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जिन्हें अल्सर का प्रॉब्लम है या जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको इस आसन को बिल्कुल भी नहीं करना है। इस आसन के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्वस्थ बनाता है और इसके साथ ही साथ जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए आसन सबसे बेहतर है। तो इस आसन को करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने इस पैर को इस तरह से बेंड कर देना है और दूसरे पैर को आपको इसके नीचे से इस तरह से लाते हुए आपको बेंड करना है और अपने हील्स को आपको अपनी थाइस के नीचे इस तरह से लेकर जाना है। ध्यान रखना है आपको कमर बिल्कुल सीधी रखनी है और दूसरे पैर को बेंड करते हुए आपको इस तरह से यहाँ पर आपको रख लेना है और फिर आपको क्या करना है कि अपने इस हाथ से अपनी नीज़ को प्रेस करते हुए आपको अपनी एल्बो को अपनी नीज़ पर इस तरह से टिका लेना है और दूसरे हाथ को आपको पीछे की तरफ ले जाते हुए इस तरह से हल्का सा आपको पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है और यहाँ पर आपको कुछ देर इस तरह से बने रहना है। तो ये आसन है आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके साथ ही साथ जो बिगिनर्स होते हैं या जो इस तरह से बेंड नहीं कर पाते हैं, जो जिनको प्रॉब्लम होता है, थाइज़ जिनकी हेवी होती है, तो उनके लिए एक आसान सा जो आसन है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है और एक पैर को आपको बेंड करते हुए आपको अपने पैर को उठाते हुए दूसरी साइड यानी आपको अपनी नीज़ के बगल में आपको पैर को रख लेना है और यहाँ से आपको अपने पैर को इस तरह से प्रेस करते हुए दूसरे हाथ से आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। अपनी एल्बो को आपको अपनी नीज़ के पास एडजस्ट करना है और दूसरे हाथ को आपको पीछे की तरफ ले जाते हुए और इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है और यहाँ पर आपको कम से कम 5 सेकंड तक आपको यहाँ पर बने रहना है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं और फिर धीरे से आपको सामने की तरफ इस तरह से वापस आ जाना है और अपने दोनों पैरों को आपको सीधा कर लेना है। ध्यान रखना है कि अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है यानी कि आपके घुटनों से रिलेटेड या आपके हिप से रिलेटेड आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आपको तभी इस आसन को नहीं करना है।
आसन को करते वक़्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ये आसन दोनों पैरों से करना है, यानी कि जब आप एक साइड से करते हैं तो वैसे ही आपको दूसरे पैर से भी उसी तरह से करना है। अब हम करते हैं अपना अगला आसन, जिसे हम कहते हैं गौमुख आसन, और इसे करने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिनको नी में या उनके हिप्स में अगर किसी तरह की इंजरी है तो उनको ये आसन नहीं करना है। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको भी इन आसन को अवॉइड करना है। तो इस आसन को करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने पैरों को इस तरह से, आपको पहले सुखासन से आपको क्या करना है, अपने पैरों को अंदर की तरफ इस तरह से इसको बेंड करना है और दूसरे पैर को अपनी नीज के ऊपर, यानी कि दोनों नीज को एक दूसरे के ऊपर आपको इस तरह से रख लेना है। ध्यान रखना है कि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है आपके घुटनों से लेके या आपके हिप से लेके, तो आपको इस आसन को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से हमको अपने दोनों घुटनों को एक सीध में लेकर आना है और इसे कहते हैं गौमुख आसन। अब इस आसन में जाने के लिए आपको क्या करना है कि जो पैर हमारा ऊपर की तरफ है, उसका आपका अपोजिट हाथ, यानी कि अगर आपका राइट लेग आपका ऊपर है, तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हुए इसको पीछे की तरफ आपको लेकर जाना है और दूसरे हाथ को आपको नीचे से ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में आपको पकड़ लेना है। तो इस तरह से हम इस आसन में जाएंगे। इसको हम पीछे से भी देखेंगे। तो इस तरह से हम इस आसन का अभ्यास करेंगे और इस तरह से आपको ये आसन आपको बिल्कुल इसी तरह से करना है। सामने की तरफ अपने दोनों हाथों को आपको पीछे से अच्छे से आपको पकड़ के रखना है। इस आसन में जाने में आपको समय लगता है, लेकिन अगर हम इसका अभ्यास निरंतर करते रहें तो इस आसन में हम आसानी से जा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, धीरे से अपने दोनों हाथों को वापस नीचे की तरफ ले आना है और धीरे से अपने दोनों पैरों को खोलते हुए आपको सुखासन में बैठ जाना है। इस आसन के इतने सारे बेनिफिट हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ जो हमारे थाइस का जो फैट होता है उसे बर्न करने में मदद करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी बॉडी में कई तरह से ट्विस्ट आते हैं और साथ ही साथ हमारे हाथ के, यानी कि हमारे हाथों के जो फैट को है उसको कम करता है और हमारे हाथों में मजबूती लाता है। तो इसके साथ साथ ये एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम, हमारे पेट के ऑर्गन्स को, जितने भी, जैसे हमारी किडनी है, हमारे लीवर है, इसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। तो इस आसन के इतने सारे बेनिफिट हैं कि अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप धीरे-धीरे आप इसके बेनिफिट्स आपको पता चलेंगे। तो जैसे अभी हमने एक साइड से किया था वैसे ही हम दूसरे साइड से करेंगे। इसी तरह से हम पैरों को अंदर ले जाते हुए और दूसरे पैर को इसके ऊपर रखते हुए आपको इस तरह से रख लेना है। ध्यान रखना है कि आपको दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर, यानी कि इस तरह से रखना है, जिसे हम गौमुख कहते हैं। और सेम आपको क्या करना है कि जो पैर आपका ऊपर की तरफ है उसके आपका अपोजिट हैंड को पीछे की तरफ इस तरह से बेंड कर देना है और दूसरे हाथ को आपको नीचे की तरफ से ले जाते हुए आपको अपने दोनों हाथों को आपस में इस तरह से पकड़ लेना है। ध्यान रखना है कि गर्दन को सीधा रखना है, आपको इस तरह से झुकना नहीं है। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और सामने की तरफ इस आसन में आपको कुछ देर तक बने रहना है और फिर धीरे से आपको इस आसन से वापस आ जाना है और अपने दोनों पैरों को आपको बिल्कुल सीधा कर लेना है और इस तरह से आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे आसन का अभ्यास करते हैं। अगर आप योग को शुरू करते हैं या आप योग का अभ्यास करते हैं तो आपको ये सारे आसन करने ज़रूरी हैं। इसके साथ ही साथ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी तरह की प्रॉब्लम है, यानी कि जो मैंने आसन करने से पहले आपको बताए हैं कि किन-किन लोगों को ये आसन नहीं करना है और किस तरह से आपको ये आसन करने हैं, तो इन सब बातों को आपको विशेष ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।